मुल्क 1947 में आजाद हुआ, लेकिन जात पात ऊंच नीच में समाज के लोग अभी भी बटे हुए हैं। हुकूमती सतह पर भी जात पात ऊंच नीच और मजहब को लेकर इम्तियाज है। ऐसी हुकूमतें जहन्नुम में जाए जो इंसानों के दरमियान तफरुक और नफरतें पैदा करे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खिताब। अभी हदबदी कमीशन ने रिपोर्ट जारी नहीं की, पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। जम्मू कश्मीर में क्या नए साल के अवाइल में इलेक्शन होंगे? क्या सियासी जमातें इसीलिए सरगर्मियों में जुट गई हैं? इलेक्शन के ऐलान से कबल ही सियासी सरगर्मियों के तेज होने पर मुबस्सिरीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। और किसानों ने बिलाखिर अपना आंदोलन वापस लेने का किया ऐलान। 11 दिसंबर से तमाम मोर्चे खाली करने का भी किया ऐलान। कहा किसानों के बेशतर मुतालबात पर सरकार ने भर ली हामी। नाज़रीन, अब दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में और भी खबरें आया चाहती हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? और क्या इसी वजह से अगरचे अभी हदबदी कमीशन ने रिपोर्ट भी दायर नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं की, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, कहीं ये जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है? इस पर जरूर एक तबसरा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अंदर है और जम्मू के अंदर वो पेदर पे अवामी जलसों में खिताब कर रहे हैं, पार्टी मीटिंगों में शमूलियत कर रहे हैं और आज भी उनकी जानिब से जम्मू के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो मेन फोकस था, उनकी स्पीच का, उनकी तकरीर का, उनके खिताब का, वो यही था कि मुल्क 1947 में आजाद तो हुआ, लेकिन अभी भी हम ऊंच नीच जात पात मजहब को नाम पर आजाद नहीं हुए। और उनका कहना है कि अभी भी ऊंच नीच के नाम पर जात पात या इलाकाई स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज बरता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हुकूमती स्तर पर भी अब इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि सरकारें भी अब कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर इम्तियाज बरत रही है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जहन्नम में जाए ऐसी सरकारें जो इम्तियाज करे, जो लोगों को नफरतें बांटे, नफरतों में तकसीम करे। और उन्होंने यह भी कहा कि जहन्नम में जाए ऐसी सरकारें जो लोगों के साथ इम्तियाज करे बल्कि अच्छा सलूक ना करे। तो इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अदवार से निकले हैं, काफी जुल्म उन पर भी हुआ है, इलाकाई स्तर पर, मजहबी स्तर पर और सियासी स्तर पर भी वो काफी मजालिम से गुजरे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा इस जुल्म का मुकाबला किया हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहां पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जहन्नम जाए ऐसी हुकूमत को जो किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, जहन्नम जाए। हुकूमतों को इंसाफ करना है, हर तबके से इंसाफ करना है, हर लोगों से इंसाफ करना है जो पसमानदा है। अगर तुमने हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान एक के लिए नहीं है, हिंदुस्तान सबके लिए है और बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरीबॉडीज फ्रीडम, गारंटीज, इट गारंटीज ह्यूमन राइट्स। उसकी तरफ से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए, मुझे मौका मिला आपसे अपने विचार रखने का, मगर इस पर अमल करें। अमल से सब कुछ होता है और किसी चीज से नहीं होगा। जब तक अमल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। You have to work on it. You have to sacrifice yourself if you want your community to rise and to get out of this poverty that you suffer, humiliations that you suffer, exploitation that you suffer, hatred you suffer. You have to fight this hatred
All this discrimination, everything else that puts you down. I am no better than you. We're all the same. Howsoever your religion may be anything, He created me like you. And I don't see any difference. फारूक अब्दुल्ला क्या करना पड़ता? रिजर्व सीट आपकी साथ एक भी नहीं है। फिर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अपर हाउस में आपके मेंबर को रखना पड़ता है कि आपकी आवाज है। कब आप लोग उठोगे? कब आप लोग समझोगे कि हम लोग आपकी जमात है, कोई बाहर से जमात नहीं आई। आप लोगों के साथ खड़े रहे, आप लोगों के साथ मुसीबतें उठाई, आप लोगों को देखा। आज आपके बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। चलिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी हैं और श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट भी है। लेकिन अगली खबर में हम बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अंदर की मजन है, पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर है और जम्मू से ही कहीं ना कहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अब कश्मीर में भी धीरे धीरे हो रही हैं। 12 तारीख को पीडीपी का भी एक जलसा है, लेकिन इससे पहले बांडीपुरा में भी उन्होंने कन्वेंशन किया। तो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां अब सर चढ़कर जम्मू कश्मीर के अंदर बोल रही है। लेकिन कहीं अगरचे अभी हदबंदी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट भी नहीं की गई है और उसके बाद अगरचे इलेक्शन कमीशन भी अभी कोई एक्टिव इसमें नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कराए जाएंगे कि नहीं, लेकिन दूसरी जानिब कहीं ये इलेक्शन के लिए दस्तक तो नहीं है या सियासी जमातों को इस हवाले से कोई मालूमात तो नहीं है कि इसी वजह से अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर पार्टी आजकल काफी सरगर्म नजर आ रही है। कहीं ये सारी चीजें इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है, ये हम जरूर जानेंगे अपने साथी सईद तजुम्मुल से। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातें क्या कुछ कहती हैं, आइए देखते हैं। क्या ये आज का हलचल सियासी सरगर्मियां इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है और उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। इलेक्शन तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है पार्टी को एकजुट रखना है, पार्टी को एक्टिव रखना है फील्ड में। और जिस तरह हम कह रहे हैं, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा कह रही है, हर जगह पर हमारा जो सबसे प्रायोरिटी का मसला है वो आर्टिकल 370 है और उसके साथ जो आर्टिकल 35 है 35, वो उसको कैसे रेस्टोर किया जाए। तो उसके लिए हम आवाम के जितने भी ये लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स, और उनके द्वारा से और हम खुद भी कोशिश करते हैं। लोग 370-35A जो सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं उसमें काफी सरगर्म रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ये कहती है कि हमने 370 यहां से खत्म की तो उसके बाद इम्तियाज खत्म हुआ, डेवलपमेंट बढ़ गई, रोजगार के मौके बढ़ गए और तरक्की का माहौल यहां पर पैदा हुआ। लेकिन जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो या उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका यही मानना है कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का ये सबसे डार्केस्ट एरा है और यहां पे बेरोजगारी भी बढ़ गई है और उसके साथ साथ तरक्की का रफ्तार जो था वो भी रुक गया है। अपनी पार्टी और पीसी का भी इसी तरह का कहना है और उनका मानना है कि इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन जो ये सरगर्मियां हो रही हैं, कहीं ये इलेक्शन की तैयारी तो नहीं है। ये जानने के लिए हमारे साथ है इस वक्त हमारे सीनियर साथी सईद तजुम्मुल, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तजुम्मुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू से ही भले ही ये सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, क्या इससे इलेक्शन से पहले तैयारियों के राव से या उनकी नजर से देखा जा सकता है या कि ये पार्टी काडर को मजबूत बनाने की कोशिश है? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज की बात करें या कौमी पार्टियों की बात करें, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी कीमत पर मतबादिल डेमोक्रेसी का नहीं हो सकता है। और 12 लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह चुके हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद
जो 7 मार्च 2022 तक मुतवक्को है। उसके बाद किसी भी वक्त जो है नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने निकालनी है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने। रीजनल पार्टीज में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन और सैयद अल्ताफ बुखारी समेत तमाम लीडरान यक जुबान है कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो मुश्किलात आम लोगों के, इसका मतबादिल और इसका जो हल है वो डेमोक्रेसी है। जमहूरी दहलीज तक लाने के लिए, अवामी दहलीज तक लाने के लिए जमहूरियत का तर्ज अमल और खूबसूरती यह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने पर कई लीडरान ने मरकज पर जोर भी दिया। हालांकि कुल जमाती मीटिंग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज्यादातर वक्त जो है 35 से 370 की बाज गश्त पे ही तकरीरें की, जो उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिए। लेकिन बेशतर लीडरान की ये रहा है, इज्तिमाई तौर जो आरा जमा हुई है वो जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असम्बली के इंतखाबात किए जाएं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भी खिता पीर पंचाल और खिता चनाब के दौरे के दौरान मरकज पे जोर दिया कि ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका काम फाइलों तक महदूद होता है और जब तक न वजीर, जब तक न गवर्नमेंट होगी तब तक अकाउंटेबिलिटी उन तक नहीं पहुंचती है। यानी उन्होंने भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द अवामी सरकार होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या ये अवामी इज्तिमात इस वक्त जो हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के लिए हो रहे हैं? दोनों मानों में इसके हाँ भी है और ना भी है। एक तरफ रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बारहा कहती है कि 35 से 370 के बाद जो मरकज ने आईनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके ट्रेजरी बेंच से, पार्लियामेंट से बिल लाया, उसको पास कराया, उसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं पूछा गया था। इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि हमारे लिए इंतखाबी जो अखाड़ा है जो किसी भी वक्त सजेगा वो हमारी पॉलिटिक्स का, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन इलेक्शंस ऑल अबाउट डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक हिस्सा हो सकता है। उससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए एतमाद साजी के तौर पर फौरी तौर पर किसानों की बिल जिस तरह से रिपील किए गए थे, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर 35 से 370 जो है वो आवाम से पूछे बगैर जो खत्म किया गया था उसको वापस लाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब डेमोक्रेसी में इंतखाबी माहौल होता है, आपको याद होगा बीते इंतखाबात में, मुझे याद है कि गुलाम नबी आजाद हूँ या मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम हूँ तो या चौपर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कई जगहों पर नोबरा, कारगिल, जन्स्कार, रामबन और बाकी इलाकों में एक माहौल बनता था और चौपर सर्विस का भी कहीं ना कहीं किराया देकर आवाम तक पहुंचने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब चूंकि मामलात कुछ और हैं, एक तरफ पीडीपी अपने कारकुनान को समझाने की कोशिश करते हैं कि पीडीपी से बेशतर लीडर चले गए, उनके मतबादिल के तौर पर भी अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेयर्स मुकाबले में है। क्या ये चीज, ये जो सरगर्मियां आज भले ही एक माहौल बनाने की तैयारी में है जैसा कि आपने खुद कहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाले साल के अवाइल में ये इलेक्शंस हो सकते हैं? जैसा कि मार्च का महीना भी दिया गया है कि तब तक डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट भी जमा कराएगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। देखिए, मरकज ने तो हाथ ऊपर किए। मरकज ने साफ कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन से पहले कोई इंतखाबी माहौल नहीं बन सकता, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद पहले डिलिमिटेशन, फिर उसके बाद आपको इलेक्शन करने होंगे, उसके बाद स्टेटहुड या मुकम्मल स्टेट की वापसी के लिए बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त जिस वक्त हम आवामी इज्तिमात में देखते हैं, बाकी पार्टियों की अपनी फिक्र है और अपनी मजबूरी भी है वो आवाम तक पहुंचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आवामी इज्तिमात में वो PHGD की बात नहीं करते हैं। PDP आवामी इज्तिमात में PHGD और PDP की बात करते हैं। यानी एक तरफ आपको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से शहर में भी, यानी शहर श्रीनगर, जम्मू सिटी में भी अब इंतखाबी माहौल तकरीबन सरगर्म होने लगा, क्योंकि बीजेपी के लिए भी मजबूरी है कि वो सत्ता में तो है मरकज में, लेकिन जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है और बीजेपी भी चाहती है कि इंतखाबात हों। मुझे लगता है कि आवाम तक पहुंचने का यह सिलसिला जो है ये मजीद तेज होगा। जहां तक बहुत शुक्रिया तजम्मुल। कोशिश की जा रही है हुकूमती स्तर पर भी कि इलेक्शंस कराए जाए, क्योंकि एक लायबिलिटी कहीं ना कहीं मरकजी सरकार के लिए भी ये बनी है कि अगर वो जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात के दावे कर रहे हैं तो उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो ये उनके दावों पर जरूर सवालात खड़े कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो आज कोशिशें, ये जो सरगर्मियां आजकल हो रही हैं, ये इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में नए साल के अवाइल में ही इलेक्शन का बिगुल भी बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर बज सकता है। लेकिन इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन के ऐलानात को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी विंग्स ऐसे इंतखाबात को मुनक्कद कराने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं? यह भी एक इशू इसमें अभी तक बना हुआ है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स की और उसके साथ साथ जो डाइवर्शन कट्स
अलग अलग जगह पर सड़कों पर दिए गए हैं, उनका हम जिक्र करते हैं। इससे पहले जो ट्रैफिक मैनेजमेंट या ट्रैफिक पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर थी, तो उसके मुताबिक मुवाफिक जगह पर, मुनासिब जगह पर जो डाइवर्शन थे वो दिए गए थे और वहां पर फुटपाथ को उसी हिसाब से काटा भी गया था। लेकिन उसके बाद जब स्मार्ट सिटी का ख्याल आ गया और उस स्मार्ट सिटी में हमने देखा कि जो रोड डिवाइडर्स हैं उनको गैर जरूरी तौर पर काटा गया है, तो उससे न सिर्फ जो शान थी शहरी श्रीनगर की वो खराब हो गई, बल्कि उससे मुसाफिरों का सफर भी बढ़ गया है और जहां जहां पहले ही ये डायवर्शंस थे उन्हें बंद कर दिया गया है। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकती हैं काफी वक्त से, और यहां पर आप मुकम्मल तौर पर इन्हें बंद किया गया है और उसके बाद 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद नया कर दिया गया है। मुसाफिर यही कहते हैं कि अगर वो मुसाफिर बस में भी सवार होते हैं तो उनसे एडिशनल किराया लिया जाता है। ऑटो वाले को भी अगर वो हायर करेंगे तो वो भी ज्यादा चार्जेस वसूलता है। अपनी गाड़ी में हो तो जरूर उसमें तेल भी ज्यादा लगता है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं और गुर्बत बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा कम है और इस सब के बीच ये इजाफी बोझ लोगों पर क्यों छोड़ा जा रहा है, इस पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं ट्रैफिक और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। शहर के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। पूरे शहर में आप देखिए 80% जो ट्रैफिक लाइट्स है वो बंद की गई है। वहां पे जो लॉजिकल डाइवर्जन्स उस वक्त की सरकार या उस वक्त के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने लगाए थे, उन लॉजिकल डाइवर्जन्स को बंद कर दिया है। आप जाइए हाईवे की तरफ जाइए, जो नेशनल हाईवे है, आप देखिए किस तरह से जो लॉजिकल रेड लाइट वाले डाइवर्जन्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और बीच में एक फुटपाथ काट के आपको वहां पे गाड़ी को टर्न करना पड़ता है, जबकि बाईपास पे ऑलरेडी आपकी हर एक गाड़ी की स्पीड 80, 90 से 100 तक हो जाती है। अगर वहां पे खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि किसान जो काफी महीनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाजी धरने पर बैठे हुए थे अपने मामलों को लेकर। हालांकि सरकार ने उन 3 किसान बिलों को पहले ही वापस लेने का ऐलान किया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से उसकी मनसूखी को लेकर फिर बिल भी पास किया। लेकिन अब मुख्तलिफ किसान अंजुमनें हैं, उनके दरमियान मीटिंगें हुई हैं और मीटिंग करने के बाद उन्होंने सरकार से भी मुलाकात की और सरकार ने भी उनके मुतालबात पर हामी भर ली है। बेशतर जो उनके मुतालबात और मांगे हैं उन पर किसानों का मानना है कि उस पर सहमति बनी है। तो इस तरह से 11 दिसंबर से अब ये मोर्चे जहां जहां पर भी किसानों ने धरने लगाए हैं वो खत्म होने का उन्होंने ऐलान किया है। क्या है इस हवाले से पूरी तफसीलात, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है नितिन राजपूत। नितिन, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज किसानों की जानब से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि 11 दिसंबर के बाद उनका एहतजाज खत्म हो जाएगा। क्या है मुकम्मल तफसीलात, क्या सरकार के साथ उनकी सहमति बनी है, क्या इत्तेफाक हुआ है? जी देखिए, 13 महीने से ज्यादा का समय लगा किसान आंदोलन को खत्म होने पर। जी इस 13 महीने में कितनी बार किसान नेताओं की सरकार से बात हुई, सरकार की किसान नेताओं से बात हुई, ये बातें बेनतीजा रही। ना सरकार मानने को तैयार थी, ना किसान नेता मानने को तैयार थे। जी आखिरकार कल किसान नेताओं की सरकार के द्वारा जो बैठक हुई उसमें 5 दिन बैठक में ये फैसला लिया गया कि सरकार ने जो मांगे, जो किसानों ने जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली गई हैं और उस पर सहमति हो गई है। तो पराली को लेकर, बिजली को लेकर और जो किसान शहीद हुए थे उनके मुआवजे को लेकर और MSP को लेकर जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें 3 किसान नेता रहेंगे सदस्य के और किसान नेता किसान बिल को लेकर हर तरीके से सरकार का अब शुक्रिया भी कर रहे हैं। जानते हैं किसानों से क्या तीनों कृषि कानून जो वापसी लिए गए हैं उसमें कितनी खुशी है आपको, क्या मानते हैं? नहीं देखो, कृषि कानून वापस लिए खुशी तो है, लेकिन उस खुशी का हमें क्या है जी? हाँ बोलिए। हाँ, जो किसानों की जो जीत है ये मोदी जी का तानाशाही रवैया था। सब जो दुनिया झुकी, किसान इससे झुकने वाला नहीं, जो किसी से झुकता नहीं, चाहे टाइम ज्यादा लग जा, टाइम लगा, काम सब बेकाम रहे, लोग जड्डे में, बरसात में, गर्मी में यही डटे रहे। 13 महीने से ज्यादा का समय लगा, आपने बरसात भी देखी, ठंड भी देखी, गर्मी भी देखी और कुछ किसान शहीद भी हुए। मेरा सवाल उनसे यही है कि क्या ये मुतमईन है अब जो सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है और इसी वजह से उन्होंने 11 दिसंबर से अब ये मोर्चे खत्म करने का ऐलान किया, क्या ये मुतमईन है सरकार के आश्वासन से?
सरकार ने जो आश्वासन दिया है, सरकार ने जो बोला है आपके तीनों कृषि कानून वापसी लिए गए हैं और आपकी सारी मांगे मान ली गई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? और 11 तारीख को आप यहाँ से जो हटेंगे और कितना समय लगेगा आपको यहाँ से हटने में, और सरकार की बातों से कितना आप सहमत है? जब तक दोनों बॉर्डर खाली नहीं होने के, जब तक वे सब घर नहीं जाने के, जब तक हम जानेंगे नहीं यहाँ से। सरकार ने जो बातें बोली हैं उससे आप कितना सहमत है? कुछ सरकार सहमत की जहां तक सवाल है, भरोसा तो इनका कुछ है नहीं। इसी वजह से हमारा मोर्चा जो है इनसे लिखित में चाह रहा था और वो इन्होंने लिखित में दिया, उसके बाद विचार हुआ। बाकी जो संयुक्त मोर्चा कर रहा हमारा वो अपने आप में सही काम कर रहा। चले नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सरकार पर उन पर भरोसा नहीं था, इस वजह से उन्होंने लिखित में ले लिया है और उसके बाद ही उन्होंने इस तरह का आंदोलन फिलहाल खत्म करने का ऐलान किया। नहीं, जितने भी मोर्चे थे उन पर अब उन्होंने कहा कि अब वो वहां से उठेंगे। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आखिर पर बात करते हैं सिम कार्ड्स की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जानब से यह ऐलान हुआ है कि रीवेरिफिकेशन हो जाएगी उन सिम कार्ड्स की, उस शख्स की जिसकी 6 से ज्यादा सिम कार्ड्स होंगे। हालांकि मुल्क के दूसरे हिस्सों के लिए, बाकी रियासतों के लिए जो क्राइटेरिया है वो 9 सिमों का रखा गया है, यानी यहां 6 सिमें जिसके पास होंगे उसके फिर रिवेरिफिकेशन से गुजरना होगा। इस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में जिनके पास 9 सिमें होंगे उन्हें भी अब रिवेरिफिकेशन से गुजरना होगा। और उसके बाद ये जो कदम है ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कहा जा रहा है कि इस वजह से लिया गया है कि ताकि जो फ्रॉडलेंट कॉल्स है या धोखाधड़ी के जो मामला सामने आते हैं उस पर किसी हद तक रोक लगाई जाए। सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, आपसे मुख्तसरन जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये डिसीजन, मुख्तसरन से हमारे नाज़रीन को इससे आगाह करें। हिलाल, अगर बात करें कुछ फ्रॉडलेंट कॉल्स को लेकर या पेस्की कॉल्स या फाइनेंशियल कॉल जो कि लोगों को तंग करती थी और बिना वजह लोगों को जो लूटा जाता था, या खास तौर पर जो किसी के नाम का सिम होता था और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती थी और साइबर के हवाले से देखा जाए तो उन लोगों पर शिकंजा कसा जाता था। अब डॉट की तरफ से जो है खुसूसन एक ऑर्डर जो है हुक्मनामा जारी हुआ है 7 दिसंबर को, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया है कि जिसके भी सिम 6 से ज्यादा होंगे उसको रीवेरिफिकेशन होगी और इस रीवेरिफिकेशन पे बाज़ाब्ता तौर पर चेक किया जाएगा और जो सिम ऑथेंटिक होगी उसी को ही एक्टिवेशन का जो है मोड मिलेगा। इसके हवाले से जो ई सब्सक्राइबर्स है उनके लिए भी ये बताया गया है कि कौन सी चीज उन्हें एक्टिवेट रखनी है, कौन सी उन्हें रिटेन करनी है, उनके लिए भी ये ऑप्शन है। तीसरा, इसमें यह बताया गया है कि खास तौर पे जो इस वक्त की जो सिचुएशन है ओवरऑल जो देखा जाए जो मोबाइल नेटवर्क्स में जिस तरीके से हम देखते हैं कई नई एड ऑन प्रोसेस चीजें जो रहती हैं उसके लिए भी ऑप्शन रखा गया है कि अब उस टेलीकॉम सेक्टर और ऑपरेटर्स को यह बताया गया है कि जो चीजें लाजमन रखनी जरूरी है उसे रखा जाए, बाकी चीजों को इसमें से बंद कर दिया जाए। जी हाँ, ये है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। इरफान फाजिल हमें अपडेट कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के उस फैसले से जो नए सिम कार्ड्स को लेकर या उसकी रिवेरिफिकेशन को लेकर कही है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।